नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों का आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, आज मैं 2018 में पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए इसको लंबे व्याख्यात्मक हल के साथ हल किया जाएगा। इसमें पहला सवाल पूछा गया था दोस्तों कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो प्रश्न में दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्रिया अभी हो रही है, और क्रिया जब हो रही होती है तो वो वर्तमान काल होता है। लेकिन वर्तमान काल के भी कई भाग बताए गए हैं। 5 भाग हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से दोस्तों? सामान्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो जो आपके यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रहा है कि संदिग्ध भूत, तो भूतकाल तो है ही नहीं है दोस्तों। इन्हीं 3 ऑप्शनों में होगा, तो चुनाव कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्रिया अभी हो रही है तो संदिग्ध का मतलब होता है संशय। संशय तो है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भी नहीं सही होगा दोस्तों। और सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान में क्या होता है दोस्तों कि क्रिया कि जिस रूप से क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, जैसे वह आता है, वह देखता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं सही होगा। और क्रिया अभी हो रही है यानी कि पूर्ण भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि चरण कमल में समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। कौन सा सब ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि चरण कमल में यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, कर्मधारय समास। और थोड़ी सी चर्चा हम ये करेंगे दोस्तों कि इसमें हमारे जो सामान्य हिंदी के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ कर्मधारय वहीं लगाते हैं जहाँ पर वो केवल पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कर्मधारय को भी कई भागों में बांटा गया है। विशेषण पूर्व कर्मधारय, विशेष से पूर्व कर्मधारय, यानी कि विशेषण पहले पद में भी हो सकता है, विशेषण दूसरे भी पद में हो सकता है, दूसरा पद भी हो सकता है, और विशेषण उभय पद कर्मधारय भी होता है, विशेष उभय पद कर्मधारय होता है, और उपमा कर्मधारय होता है, रूपक कर्मधारय होता है। ठीक है दोस्तों, सबकी चर्चा तो यहाँ पर नहीं हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि चरण कमल में कौन सा कर्मधारय है। सॉरी दोस्तों, तो कर्म चरण कमल में दोस्तों रूपक कर्मधारय समास, ये भेद प्रभेद में पूछता तो ये कौन सा समास है? रूपक कर्मधारय। यानी कि जब यहाँ पर क्या देखा गया? चरण कमल, चरण क्या है? कमल हो गया है, यानी कि चरण को कमल के समान मान लिया गया है। चरण ही क्या है? कमल है। यानी कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक होता है। ठीक है दोस्तों, चरण ही क्या है? कमल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रूपक कर्मधारय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन, पहला ऑप्शन है ने धन अन, बी ऑप्शन है ने धन अयन, सी ऑप्शन ना धन अन, और डी ऑप्शन नय धन अन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ने धन अन। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, नयन में अयादि संधि है। ठीक है, नयन में अयादि संधि है, और अयाद संधि में आप पढ़े हैं कि जब पूर्व पद के अंत में ए हो और उत्तर पद के स्टार्टिंग में कोई स्वर हो, आ हो, तो ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है। और जब पूर्व पद के अंत में ओ हो, ठीक है, और उसके उत्तर पद के में क्या मिले? कोई स्वर मिलता है, तो ओ का क्या हो जाता है दोस्तों? अ हो जाता है। और जब आई पूर्व पद के अंत में आई हो और उत्तर पद में क्या हो? आदि वर्ण आ हो, तो आई का आय हो जाता है। और यदि पूर्व पद के अंत में अ हो
और उत्तर पद के आदि वर्ण में आ हो तो औ का आ हो जाता है दोस्तों। ये आयात संधि का नियम है। तो यहाँ पर नए ए आ रहा है, ने के पहले ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों आपका। तो ना में स्वर क्या लगा हुआ है दोस्तों, ए। तो इस ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, नयन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 4 से 8 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। चलिए गद्यांश को कायदे से एक दो बार रिपीट करके पढ़ते हैं। चलिए, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठा, आनंद, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीनों में से सबसे प्राचीन किसे माना गया है, युद्धवीरता को। ठीक है, चलिए आगे है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, वाकवीरता, दानवीरता, युद्धवीरता और दयावीरता। तो अभी अभी देखे हैं दोस्तों कि ये लाइन जो बता रही है कि इनमें सबसे प्राचीन वीरता क्या है, युद्धवीरता। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका युद्धवीरता। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है। पहला है चतुराई और भीरुता, चंचलता और अस्थिरता, धृष्टता और साहस, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज। चलिए एक बार पुनः पैरा पर आएंगे। तो प्रश्न था युद्ध वीरता के लिए कौन सी प्रकृति अपेक्षित है, यानी कि युद्ध के में कौन सी प्रकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों कि साहस, प्रयत्न और कष्ट, इन तीनों के सहने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो देख रहे हैं साहस, प्रयत्न, ठीक है, ये सभी गुण बिल्कुल युद्धवीरता के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उत्कंठा आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। उत्कंठा आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। चलिए एक बार पैराग्राफ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे किसके अंतर्गत उत्कंठा, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि सबके प्रति उत्कंठा आनंद उत्साह के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, उत्साह के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि साहित्य मीमांसकों, यही है, साहित्य मीमांसकों में कौन कौन से भेद किए हैं। तो ये 3 भेद तो स्टार्टिंग में आप पढ़ चुके हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ये बिल्कुल ईजी सा है। अगला है उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं।
उत्साह के भेद किस आधार पर? ऑप्शन है उत्साह के आधार पर और दुर्बलता के आधार पर, पीड़ा या आघात के आधार पर, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो निश्चित रूप से दोस्तों यही आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मासरण का विलोम शब्द है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर मासरण कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर शुद्ध शब्द ये होना चाहिए म्रेषण। क्या होना चाहिए? म्रेषण। ठीक है, तो मृषण शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है रुच, तीसरा है साबुत और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है गाफिल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? मृषण का विलोम शब्द होता है दोस्तों रुच, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है सोम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्विज, तीसरा ऑप्शन वर्ण और श्रेष्ठ। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा द्विज। और पहला ऑप्शन जो सोम दिया गया है दोस्तों, ये सोम किसकी पर्यायवाची है? अमृत की पर्यायवाची है, अमृत का शब्द है। और वर्ण में क्या होंगे दोस्तों? वर्ण का मतलब है, इसकी अगर पर्यायवाची हम देखेंगे तो रंग या अक्षर। ठीक है, और श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ तो आप जानते ही हैं, श्रेष्ठ मीन्स बड़ा या वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहला ऑप्शन है रामू खाना खा रहा है, बी ऑप्शन है चालक गाड़ी चलाता है, सी ऑप्शन है श्याम हंसता है और डी ऑप्शन है माँ स्वेटर बुनती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और थोड़ी सी चर्चा हम दोस्तों करना चाहते हैं कि क्रिया जो होती है, रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। सकर्मक यानी कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे सकर्मक क्रिया, और जिसके साथ क्रिया न जुड़ी हो, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं जुड़ा है वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। लेकिन पहचानेंगे कैसे दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए, किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि का जब प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिल रहा है तो वहाँ पर हमेशा जानिए कि वह क्रिया सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और जिस क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे इत्यादि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है वहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है, अर्थात वह अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? अग्नि, पुष्प, शलाका और 14। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 14 ये तद्भव शब्द है, यानी कि अशुद्ध शब्द है। बाकी सभी अग्नि, पुष्प और शलाका ये तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पगड़ी, रख, घी, चख लोकोक्ति का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, बी ऑप्शन है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, सी ऑप्शन है निर्लज्ज होकर कुछ पाना और डी ऑप्शन है बदनामी से बुरा नेक नामी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया है पगड़ी, रख, और हमेशा आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि पगड़ी बिल्कुल कहाँ बनती है? सिर पे बनती है, और सिर पे बंधने वाली पगड़ी बिल्कुल स्वाभिमान, मान और सम्मान का प्रतीक होता है। उस पगड़ी को रख करके यदि आप कुछ हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल मान, सम्मान और मर्यादा गिरा करके ही हासिल कर रहे हैं। इसलिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि मान सम्मान से जीवन का आनंद पाना, ये तो बिल्कुल नहीं है। पगड़ी रखेंगे यानी कि सर को नीचा करके
आप मान सम्मान पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पढ़ने लिखने का तो भाव है ही नहीं है दोस्तों। और जो डी ऑप्शन दिया गया है बदनामी से बुरा, ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। निर्लज्ज होकर के कुछ पाना, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होता है कि निर्लज्ज होकर के कुछ पाना, यानी कि अपने स्वाभिमान को गिराना ही क्या है? निर्लज्जता है। और जो यहाँ पर बात कही गई है कि पगड़ी रख घी चक, यानी कि पगड़ी यानी कि अपने स्वाभिमान को डाउन करके, मान मर्यादा को डाउन करके कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो ठीक उसी प्रकार से है कि निर्लज्ज होकर के कुछ पाना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। पीयूष ये व्योम की पर्यायवाची नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो पीयूष किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? अमृत की पर्यायवाची। बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सभी व्योम की पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द है। कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें? विदुषी, अलक्ष्या, आसूर्यपस्या, शास्त्रज्ञा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ये आसूर्यपस्या, ये जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आलक्ष्या यानी कि जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। शास्त्राज्ञा सी ऑप्शन में जो दिया गया है दोस्तों, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो इसको शास्त्रों का ज्ञान हो, उसे शास्त्राज्ञा बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आज्ञ का अर्थ है, आज्ञ का अर्थ है, पहला ऑप्शन है जो कुछ भी नहीं जानता है, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, आप हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं। ज्ञा मीन्स काकाहारा में पढ़ाया गया होगा दोस्तों, ज्ञा मीन्स ज्ञानी होता है। और ज्ञा में जब आ जोड़ दिया जाता है, आ उपसर्ग लगा दिया जाता हो, तो दोस्तों अज्ञ बन गया। जब ज्ञा मीन्स ज्ञानी तो अज्ञ लग गया, तो उसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों अज्ञानी। और अज्ञानी उसे ही कहा जाता है दोस्तों जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो, यानी कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होना चाहिए? मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है। बी ऑप्शन में सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। सी ऑप्शन में है मोहन बाजार गया था। और डी ऑप्शन में है दोस्तों मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमेशा जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव समाहित होता रहा है, वहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। तो यहाँ पर आपका मोहन को बाजार क्यों जाना था, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होता है, डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यानी कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है, उसको आपको ज्ञात करना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है दधीच, और दूसरा है याज्ञवल्क्य, और तीसरा निवृत्त, और चौथा घनिष्ठ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ घनिष्ठ नहीं होगा, टा नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? घनिष्ठ। क्या होता है? घनिष्ठा होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? घनिष्ठ। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन में दिया है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो फिर से देखेंगे दोस्तों, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध क्या है? अशुद्ध यही है दोस्तों, दंड और सजा। ठीक है, दंड और सजा ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो इस वाक्य में या तो दंड ही होना था या तो सजा ही होना था, इसलिए ये दोनों देना बिल्कुल अशुद्ध है।
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। पहला ऑप्शन है, इसमें देखना है, पहला ऑप्शन है भारती, दूसरा ऑप्शन कौरवी, और सी ऑप्शन में हरियाणवी, और डी ऑप्शन में हिंदी है। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कौरवी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ दोस्तों कि हिंदी की उत्पत्ति, कभी कभी पूछता है हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है दोस्तों। और इस अपभ्रंश को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, और इस 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है बोलियों की संख्या कितना है, तो 18 बोली है। उन्हीं 18 बोलियों में ये खड़ी बोली भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। और कौरवी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कुर्ग जनपद की पुरानी बोली होने के कारण इस खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मैं सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। बहुत